जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए एजुटेरिया का वार्षिकांक यहां पर आ गया है अप्रैल वाला, और ये पूरा का पूरा वार्षिकांक है, पूरा का पूरा करंट अफेयर है एक साल का। 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलता है और बहुत ही शानदार बुक ये आपकी है। देखिए, इसमें सारे टॉपिक को यहाँ कवर किया जाता है और हर एक एक टॉपिक को यहाँ देखिए बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, भारत का कोविड टीकाकरण अभियान हो गया, यहाँ पर एनवायरनमेंट टू द पॉइंट हो गया। सारी चीज़ों को यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं पिछले एक साल के अंदर, सारी चीज़ों को कवर किया गया है और सारी चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर इस बुक को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया गया है कि जिसकी तारीफ़ करने में यहाँ पर देखिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरी बुक का जितनी भी मेन चीज़ें हैं हम करेंगे आपके साथ इस वीडियो के अंदर। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ष 2020 से लेकर 2022 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस, क्योंकि देखिए दिवस से यहाँ पर काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर आएंगे। आप चाहे एनटीपीसी का सीबीटी 2 देने वाले हैं, चाहे इससे यहाँ पर आप रेलवे ग्रुप डी का देने वाले हैं, दोनों के अंदर यहाँ पर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने अगर एनटीपीसी का सीबीटी 1 दिया होगा तो वहाँ पर भी यहाँ पर दिवस से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इसीलिए यहाँ पर सीबीटी 2 के अंदर भी और आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, जो कि 5 अक्टूबर को बनाने की घोषणा यहाँ पर की है। अगर 2022 मार्च के महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला है यहाँ पर इस्लामोफोबिया दिवस, ठीक है, ये 15 मार्च को मनाने की घोषणा की है। और इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर घोषित किया है। किसको? 15 मार्च को। अगला है यहाँ पर मैत्री दिवस, जो कि 6 दिसंबर को यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो बांग्लादेश को मान्यता कब दी गई? 6 दिसंबर 1971 को। अगला है यहाँ पर महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को घोषित किया है और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। अब यहाँ देखिए अगला कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये मनाने की घोषणा की गई है 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस की बात करें तो ये 23 जनवरी को आता है। आपको पता है, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस अब मनाया जाएगा। और अगला है यहाँ पर देश नायक दिवस, ये भी आपका मनाया जाएगा 23 जनवरी को ही। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने बात करें तो केंद्र सरकार ने यहाँ 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। अगला है यहाँ पर 26 दिसंबर को, देखिए वीर बाल दिवस। इसको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। शहीद दिवस की बात करें तो 15 फरवरी, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 24 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। अगला है यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। देखिए, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को जो है हमारा विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में यहाँ पर भारत बंट गया था। तो इसी के लिए देखिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और उस दिन जो है यहाँ पर 14 अगस्त की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत यहाँ से वहाँ हुए थे और बहुत ही यहाँ पर एक तरह से हम करें कि विभीषण दृश्य था वो। और यहाँ पर देखिए तो इसीलिए 14 अगस्त को क्या दिवस मनाने की घोषणा की है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था।
अगला देखिए यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस, ये मनाया जाएगा अब 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। भाला फेंक दिवस, जैसा कि आपको पता है नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में यहाँ पर यहाँ जीता था, अपना गोल्ड मेडल दिलवाया था ओलंपिक के अंदर भारत को। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए यहाँ पर इसी का फटाफट 100.com आता है, इसी के अंदर, इस बुक के अंदर, एजुटेरिया के अंदर। और ये फटाफट 100.com जो है इसके अंदर 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं और अलग अलग विषयों से लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर एक प्रश्न है, तो भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई है जल टैक्सी सेवा, ठीक है। अगला है यहाँ पर भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना, यहाँ पर देखिए जल टैक्सी थी और ये हो गया जल मेट्रो, तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर? कोची के अंदर। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये बना है ओडिशा। अगला है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है हैदराबाद के अंदर। अगला है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी? तो ये बनी हरप्रीत सिंह चंडी। अगला है यहाँ पर भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपके गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अगला है भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सी होगी या पहला स्टेशन कौन सा होगा? तो ये होगा सूरत। अगला है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो ये बना है कुंभलांगी जो कि केरल के अंदर है। अगला है भारत का पहला कॉल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की? तो ये की भेल ने हैदराबाद के अंदर। भेल का मतलब यहाँ पर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला है भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? किस्सा खादी का पॉडकास्ट, ठीक है, तो यह है दिल्ली पुलिस की। अगला है यहाँ पर डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो ये बना है गुजरात उच्च न्यायालय। अगला है यहाँ पर 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी होगी? तो ये होगी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। अगला है यहाँ पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? तो ये बना है दिल्ली पुलिस। अगला है यहाँ पर भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। अगला है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गाज़ियाबाद यूपी के अंदर। अगला देखिएगा भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो ये है गंजम जिला जो कि ओडिशा के अंदर आता है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जानवी डांगेटी जो कि आंध्र प्रदेश से आती हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली ने। अगला है भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज़ जी जो हैं 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यह है 594 किलोमीटर। अगला है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा में की जो प्रतिमा है इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोध गया बिहार के अंदर। अगला है भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मेघालय के अंदर। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो अटल रोड टनल। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो ये हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका के अंदर है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो आपने किसी ने हुबली से यहाँ पर फॉर्म ज़रूर भरा होगा। अगला है यहाँ पर भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश और 8वां हवाई अड्डा यहाँ पर बरेली है। अगला है यहाँ पर भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? तो ये चंडीगढ़ ने। अगला है टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पुणे में। ओडिशा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है महानदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जो है जेरी बस्ती जो कि जैरी हेलमेट के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला है किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने। अगला है भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो ये बन गया है
केरल। अगला है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में इसकी शुरुआत होगी, तो इसकी शुरुआत होगी दुबई के अंदर। अगला है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा, तो ये मध्य प्रदेश में। अगला है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है, तो ये किया है बिजली मंत्रालय ने। अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई, तो ये बेंगलुरु के अंदर। अगला है आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी, तो लेह लद्दाख में। यहाँ पर एनटीपीसी आप नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मत सोचेगा, यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा। ऑयल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो यहाँ पर ये करेगा असम के अंदर, ठीक है। अगला है यहाँ पर गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है, तो गेल ने किस शहर में की है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में की है। नेक्स्ट है एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा यहाँ पर की है, किस देश ने, तो भारत और अमेरिका ने। अगला है यहाँ पर 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, तो ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर खोला गया। अब यहाँ राष्ट्रीय क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय में से कि किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, तो ये इजराइल ने दी है। अगला है एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया, तो ये राजस्थान भारत में, ठीक है। अगला है यहाँ पर किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो ये की है पाकिस्तान ने। अगला है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो माया एंजेलो। अगला है यहाँ पर विश्व में सबसे लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क वाला शहर कौन बना है, तो शंघाई चीन बना है। अगला है यहाँ पर $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है एप्पल। और अगला है यहाँ पर किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, तो ये है चाइना। अगला क्वेश्चन है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट है यहाँ पर दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 19 साल की महिला कौन बनी है, तो ये ज़ारा रदरफोर्ड जो कि बेल्जियम से आती हैं। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कच्छ गुजरात के अंदर। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जिस लुइस इज़्म ईडेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नीदरलैंड्स में। अगला है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है, तो ये बना है भारत। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है, तो चाइना बना है। अगला है दुनिया की सबसे नई गणराज्य कौन सा देश बना है, तो दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है, तो बारबाडोस बना है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी सड़क जो है बनाई है, तो ये बनाई है उमलिंगला दर्रे पर। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया, तो डेनमार्क के अंदर। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटराक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती हैं, तो ये कोलंबिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है, तो ये बोत्सवाना में खोजा गया है, बोत्सवाना की खानों से। अगला है यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो कि 45,500 साल पुराना है, ये कहाँ पर खोजा गया है, तो ये इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो तमिलनाडु में। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो ये बनी है जैस्मिन हैरिसन। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है, तो ये खोजा गया है मेडागास्कर में। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है, तो ये वेडेल सागर में खोजा गया है। अब कुछ प्रश्न यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यहाँ पर देखिए कि भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है, तो ये किया है असम ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर मिली है, तो ये मिली है केरल के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का
सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये नासा के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो U214 यूरेनियम 214 इसे नाम दिया गया है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया यहाँ पर यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है यहाँ पर बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तिब्बत के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम मैगी दिया गया। अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर खेलकूद से संबंधित। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है वो कहाँ बन रही है? तो ये लखनऊ के अंदर बन रही है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस कौन बनी है? तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बना है भारत बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 84 नंबर का कि भारत तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो जयपुर। और जयपुर कहाँ आता है? राजस्थान में। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला है भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी जो है इसकी स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और रेलवे के द्वारा की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके NTPC CBT 2 के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को दिमाग में सेट करके ले जाइएगा इसको, ठीक है। किशनगंज रेल मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा सबसे बड़ा कुश्ती की एकेडमी। अगला है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? शकीबुल गनी, जो कि बिहार के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन बने हैं। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज यहाँ पर कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानानंद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए खेलकूद से कुछ प्रश्न हो गए हमारे और यहाँ पर देखिए आपके हो गए 90। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आ गए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो ये त्रिपुरा के अंदर बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये नासिक के अंदर लॉन्च की गई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नासिक भारत के किस राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी है? तो यह है डाबर। नेक्स्ट है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोबर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर की गई। नेक्स्ट है भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया? तो ये किया है केरल ने। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट की है ये, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के अंदर। ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में आता है? ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर। किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का जो है वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? तो ये होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। अगला है यहाँ पर नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितनी मेगावाट की क्षमता होगी? तो अब इसकी 9900 मेगावाट की यहाँ पर इसकी कुल क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ देखिए अगली चीज़ जो है वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर से भी एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे NTPC CBT 2 के अंदर भी और आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी। ये आप मुझसे 100% लिखवा कर ले लीजिए कि आपको ब्रांड एम्बेसडर से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो कि नए बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए मनोज तिवारी जो हैं बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मनिका बत्रा जी को एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नितिन गडकरी को यहाँ पर खादी प्राकृतिक पेंट का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का बनाया गया। कंगना रनौत जी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रणवीर सिंह जी को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिशा पाटनी की बात करें तो बाटा और एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप का भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो गुड डॉट का यहाँ पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो असम समग्र शिक्षा अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। अवनी लेखरा जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है राजस्थान की, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखरा जी किस खेल से संबंधित हैं और ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, आपको दोनों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप हमारे रियल फॉलोवर हैं और पूरा वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको दो काम करने हैं। आपको इन दोनों का एक तो आंसर देना है, दूसरा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ हर एक न्यूज़ हम आप तक ला रहे हैं और उसके बाद भी आप वीडियो को देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखिए, ज्ञान को अपने पास मत रखिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी नॉन पर्सन हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम में सेम रहता है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। और मेरे बाकी के जो वीडियो हैं हमारे चैनल पर, आप भी हमारे परिवार का सदस्य हैं, आप भी स्टडी ब्लास्टर परिवार का सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच बढ़ाएं, इस चैनल को पहुंचाएं। तो इसीलिए आप इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर PR श्रीजेश जो हैं इन्हें केरल एडवेंचर टूरिज्म का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजकुमार राव जी को कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी जो हैं होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यहाँ पर। सोनू सूद जी को यहाँ पर दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वंदना कटारिया की बात करें तो उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्कल के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको बताना है कि शुभमन गिल जो है IPL के अंदर किस टीम से खेलते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ जो है IPL के अंदर किस टीम से खेलते हैं, तो दोनों के बारे में आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। विद्या बालन जी को यहाँ पर एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत जी को यहाँ पर डिश TV इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो मेडी बडी का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ जी को बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2021 के लिए विभिन्न संस्था द्वारा डिक्शनरी द्वारा चुने गए शब्द जो कि वर्ड ऑफ द ईयर कहलाते हैं। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो डिक्शनरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिक्शनरी दी हुई है और यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर दिया हुआ है। वैक्स की बात करें तो वैक्स शब्द को यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2021 का। और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को मरियम वेबस्टर की आपको पता ही होगा, यहाँ पर डिक्शनरी आती है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये मरियम वेबस्टर की जो डिक्शनरी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अगला है यहाँ पर प्रिजर्वेंस, यहाँ पर दृढ़ता होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी आती है उसने इसे यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। NFT नॉन फंगिबल टोकन, तो इसे यहाँ पर कॉलिंस की जो डिक्शनरी आती है उसके द्वारा इसे यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यहाँ देखिए, एक नोट आपको ध्यान रखना है कि 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी जो है, चिंता को जो है चुना गया है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसको चुना गया है, एंजाइटी को यहाँ पर चुना गया है। अब यहाँ देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो कि मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थी। IQAIR स्विस संगठन है ये, इसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे NTPC CBT 2 के अंदर, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट है ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है IQAIR स्विस संगठन है। और यहाँ देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। तो ये बात एक थोड़ा सा हमारे लिए
शर्मनाक बात है कि 10 शहर जो है भारत के प्रदूषित हैं। और यहाँ देखिए सबसे कम प्रदूषित देश की बात करें तो न्यू कैलेडोनिया जो है, इसका जो पीएम लेवल है, देखिए इसको पीएम में मापा जाता है, 2.5 लेवल से लेकर 3.8 का है। अब यहाँ देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन आता है, तो इसमें प्रथम स्थान पर बात करें तो यहाँ बांग्लादेश आता है, जिसका पीएम स्केल यहाँ पर देखिए 76.9 है। दूसरे नंबर पर चाड आता है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर यहाँ पर तजाकिस्तान और 5वें पर आता है भारत। तो भारत के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत इसमें 5वें नंबर पर आता है 58.1 का यहाँ पर पीएम लेवल लेकर। अगला है यहाँ पर सबसे प्रदूषित राजधानियों की बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानियों में भारत का जो दिल्ली है, नई दिल्ली, ये पहले स्थान पर आता है, जिसका पीएम लेवल अगर बात करें तो लेवल 2.5 से लेकर 85 पॉइंट रहता है, 85.0 रहता है। दूसरे स्थान पर ढाका है बांग्लादेश का और तीसरे पर अंजामेना है चाड का। अगला यहाँ पर अगर शहरों की बात करें तो इसमें प्रथम शहर जो है भिवाड़ी राजस्थान के अंदर आता है और दूसरा यहाँ पर बात करें तो गाज़ियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अगला यहाँ पर देखिए रामसर साइट से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल जो भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ और इसके समझौते के तहत 1975 से यह प्रभावी हो गया। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। 49 जो रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब यहाँ देखिए वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 2 आर्द्र भूमियों की बात करते हैं तो यहाँ 48वें नंबर पर खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कि यहाँ पर अधिसूचित किया गया है फरवरी 2022 को, जो कि गुजरात के अंदर आता है। अगला है यहाँ पर बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि 49 नंबर का है, इसे फरवरी 2022 में यहाँ पर शामिल किया गया और ये कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियाँ, ध्यान रखिएगा, देखिए 2022 के अंदर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2021 के अंदर 5 को शामिल किया गया। तो 22 में देखिए कौन कौन सा हो गया, एक गुजरात से हो गया और एक हमारा उत्तर प्रदेश से हो गया, खिजड़िया और बखीरा, याद ध्यान रखिएगा। और 2021 में 5 हो गया। अगर आप ग्रुप डी दे रहे हैं और एनटीपीसी का सीबीटी 2 दे रहे हैं तो दोनों ईयर का आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 5 यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पहला हैदरपुर आर्द्र भूमि हो गया, जिससे कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का है, ये इसे शामिल किया गया। फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मई 2021 में हरियाणा के को यहाँ पर शामिल किया गया। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है इसे मई 2021 के अंदर शामिल किया गया हरियाणा के। और यहाँ पर है वाधवाना वेटलैंड, अप्रैल 2021 में से शामिल किया गया और ये वाधवाना जो वेटलैंड है ये गुजरात के अंदर आता है। अगला है यहाँ पर थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कि अप्रैल 2021 को शामिल किया गया और गुजरात के अंदर ये स्थित है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए पेपर आपका 2019 में यहाँ फॉर्म निकले थे तो इसलिए आपको यहाँ पर 2020 का, 2021 का और 2019 का तीनों के करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ लेने हैं। तो यहाँ देखिए 2020 के अंदर भी यहाँ पर 5 आर्द्र भूमियों को यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व था उत्तराखंड का, इसे शामिल किया गया। कांवर ताल जो है बिहार का, इसे शामिल किया गया। लोनार झील महाराष्ट्र की, इसे शामिल किया गया। सुर सरोवर कीथम झील, इसे शामिल किया गया उत्तर प्रदेश की। और सोकर आर्द्र भूमि परिसर जो है लद्दाख का, इसे भी शामिल किया गया। अब यहाँ पर देखिए रामसर झील के बारे में, ये रामसर जो साइट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो कि 1974 में इसे शामिल किया गया। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल होने वाली जो आर्द्र भूमि है वो चिल्का झील है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चिल्का झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल का है। इसका जो है 2549.44 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। 96.76% क्षेत्र इसका आर्द्र भूमि है। अगला देखें तो भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल जो है वो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है। अगला है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर कि 10 यहाँ पर रामसर स्थल स्थित हैं। अगला है यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि हैं, जिनमें से अधिकांश 2.25 से कम आकार के 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। अगला यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणम। यहाँ देखिए प्रमाणन जो है कोवलम समुद्र तट जो तमिलनाडु का है इसे दिया गया है। ईडन समुद्र तट जो है पुदुचेरी का, इसे दिया गया है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो कि समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख पदाधिकारी जो कि 2021-22 के अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है और एकदम लेटेस्ट अपडेटेड ये लिस्ट है, इसको अच्छे से याद कर जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो देखिए कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गागा जी यहाँ पर अभी कैबिनेट सचिव हैं। गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला जी यहाँ पर गृह सचिव हैं। रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार। देखिए अजय से ध्यान रखिएगा, जो कि कभी किसी से हारता नहीं हो, जो हमेशा अजय हो, तो वो क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। तो यहाँ देखिए तो रक्षा सचिव कौन हो गए यहाँ पर, अजय कुमार। अगला है यहाँ पर वित्त सचिव। वित्त सचिव यहाँ पर कौन हो गए, टीवी सोमनाथन। तो टीवी से ध्यान रखिएगा, देखिए टीवी, तो टीवी कब खरीद सकते हैं, जब पैसे होंगे, और पैसे का मतलब हो गया यहाँ पर वित्त। तो वित्त सचिव कौन है हमारे, टीवी सोमनाथन जी हैं। राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज जी हैं। यहाँ पर राजस्व सचिव कौन हो गए, तरुण बजाज जी हो गए। अगला है यहाँ पर वाणिज्य सचिव। तो वाणिज्य सचिव यहाँ पर हो गए BVR सुब्रमण्यम। विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी यहाँ पर विदेश सचिव हो गए। अगला है यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ पर हैं। अगला है यहाँ पर भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, तो सोनाली सिंह जी हैं, और कौन से नंबर की हैं, 26वें नंबर की हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत जी हैं। अगला है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो KK वेणुगोपाल जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो चेतन शर्मा। अगला है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमन्ना, जो कि 48वें बने हैं, 48वें नंबर के हैं। अगला है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। और नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार जो हैं 25वें यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला है वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा जी जो हैं 24वें नंबर के यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी हैं। सुशील चंद्रा जी का नाम ध्यान रखिएगा, 24वें नंबर के हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है और आने वाले टाइम पर यहाँ पर गुजरात में और राजस्थान में भी चुनाव है, और फिर थोड़े समय बाद आपको पता है कि जैसे कि लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें नंबर के हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि 8वें नंबर के हैं। और अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सुरेश चंद्र शर्मा, जो कि पहले अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर रेखा शर्मा, जो कि 9वें नंबर की यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर हैं। अगला है यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश N पटेल जी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार गुप्ता जी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर NK सिंह जी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो BS चौहान जी हैं। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो S सोमनाथ जी हैं, जो कि 11वें इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला है यहाँ पर DRDO के महानिदेशक, तो ये हैं G सतीश रेड्डी जी। अगला है ICMR के महानिदेशक, तो बलराम भार्गव। देखिए ICMR का नाम बहुत यहाँ पर लिया जाता है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरी तरह से कह दूँ 100% कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप D का जो पेपर है यहाँ पर 2019 से यहाँ ये चल रहा है, मतलब कि फॉर्म का जो मामला चल रहा है, और 2019 के बाद यहाँ 2020 आया, फिर 2021 आया, और यहाँ पर 2020 और 21 के दौरान कोविड का दौर बहुत ज़्यादा रहा, और उसमें ICMR का जो रोल था यहाँ पर वैक्सीनेशन में कहें या किसी भी चीज़ में कहें जो कि यहाँ पर कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ इसके अंदर ICMR का एक बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष है इसको आपको ध्यान रखना है कि बलराम भार्गव जी का नाम आपको ध्यान रखना है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो K विजय राघवन जी हैं। अगला है यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो यहाँ पर अनंत नागेश्वरन जी जो हैं यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजित डोभाल जी हैं। और NIA के प्रमुख की बात करें तो कुलदीप सिंह जी हैं। CBI के प्रमुख की बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। और IB के प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर अरविंद कुमार जी हैं। अगला है यहाँ पर रॉ प्रमुख जो है वो कौन है, सामंत कुमार गोयल जी हैं। अगला है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। उप गवर्नर में बात करें तो TR शंकर जी हैं, M राजेश्वर राव जी हैं, महेश कुमार जैन जी हैं, और माइकल देवव्रत पात्रा भी इसमें
यहाँ पर उप गवर्नर हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें तो सुधा बालकृष्णन। देखिए ये जो वित्त अधिकारी की बात होती है आरबीआई के, तो इसका नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में फंसाएगा क्वेश्चन में, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन में सुधा बालकृष्णन भी दिया जाएगा, शशिकांत दास भी दिया जाएगा, दोनों में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सुधा बालकृष्णन जी जो हैं ये वित्तीय अधिकारी हैं, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, और जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात होगी तो यहाँ पर शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ये बात आपको दोनों में यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखना है हमेशा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा, और दिनेश नाम मेरा भी है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें तो चरणजीत सिंह अत्रा, और अगला है यहाँ पर रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन है, तो ये हैं सौरभ गर्ग जी। अगला है यहाँ पर संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं, तो रवि कपूर जी बने हैं। कौन बने हैं, रवि कपूर जी बने हैं। अगला है नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो अमिताभ कांत जी बने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो M वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14 नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो नरेंद्र कुमार मोदी जी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। और लोकसभा के विपक्ष के नेता की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अगला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। राज्यसभा के सदन के उपनेता कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश बापट जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति कौन है, तो M वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी जी, जो कि 13वें नंबर के यहाँ पर राज्यसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह जी हैं। अब यहाँ पर देखिए 2021-22 के दौरान काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो नामी हस्तियाँ थी, जो बहुत ही प्रमुख हस्तियाँ थी हमारे देश की, तो कई लोगों का यहाँ पर निधन हुआ है, और इनके निधन से रिलेटेड खबरें भी आपको, इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पर बात करते हैं लता मंगेशकर जी का, जो कि भारत की एक बहुत ही यहाँ पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हैं। स्वर कोकिला के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला है इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। बताना है आपको कि इंदौर भारत के किस राज्य में आता है। अगला है यहाँ पर मृत्यु की बात करें तो 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। पुरस्कार की बात करें तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और 1969 में इन्हें मिला था पद्म भूषण से नवाजा गया। 1999 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण मिला, और 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। शेन वॉर्न, यहाँ देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई के यहाँ पर लेग स्पिनर ये थे, और टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी रहे थे। 708 विकेट इनके नाम थे टेस्ट क्रिकेट में, और इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहली बार IPL ट्रॉफी जीती थी, और एक बार ही यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने IPL में यहाँ पर ट्रॉफी जीती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान रॉयल्स ने ये जो ट्रॉफी जीती थी ये किस साल में जीती थी। बप्पी लहरी जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे, डिस्को किंग के रूप में प्रसिद्ध थे ये, और भारत में पहली बार जो डिस्को किंग का जो एक तरह से डिस्को डांस जो लेकर आए थे, या डिस्को का जो म्यूज़िक लेकर आए थे, तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल, काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ बप्पी लहरी जी का आता है। मूल नाम इनका अलोकेश लहरी था। अगले हैं यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज। देखिए पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखा होगा, और आगे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कथक नृत्य से संबंधित थे, और मूल नाम इनका पंडित बृजमोहन मिश्रा जी था। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए अगर पेपर अगर बहुत हार्ड बनाना होगा, जिसे हम कहते हैं ना डीप पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जी का मूल नाम क्या था, तो पंडित बृजमोहन मिश्रा था। पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1986 के अंदर। अगला बात करें यहाँ पर विनोद दुआ, जो कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। 2008 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है यहाँ पर पुनीत राजकुमार, जो कि कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं, और इनको मरने के बाद बसाव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, और कर्नाटक रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता है भारत में। देखिए जन्म इनका 1929 में हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय पर गोविंदपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और देखिए 1959 में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की जो फाइनल रेस होती है उसमें चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पदक से चूक गए थे यहाँ पर मिल्खा सिंह जी।
नहीं तो यहाँ पर 1960 का जो रोम का ओलंपिक था उसमें भारत को यहाँ पर गोल्ड मेडल यहाँ पर मिल जाता। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था। और यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन मशहूर हैं, तो ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह जी। नेक्स्ट है यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। अगला है यहाँ पर देखिए, अगली जो शख्सियत है विपिन रावत जी, काफ़ी ज़बरदस्त तरह की शख्सियत है। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये रहे हैं। और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर MI-17 V5 दुर्घटना में निधन इनका हो गया था। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये रहे थे। अगला है यहाँ पर मन्नू भंडारी। अगर आप यहाँ पर हिंदी काव्यों को पढ़ते हैं तो उसमें मन्नू भंडारी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हिंदी लेखिका है। 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और व्यास सम्मान काफ़ी उच्च दर्जे का सम्मान यहाँ पर है। इनकी कुछ प्रमुख जो उपन्यास हैं वो है महाभोज हो गया, आपकी बंटी तथा यही सच है, ये सारी इनके जो हैं उपन्यास हैं। राहुल बजाज की बात करें तो बजाज समूह के चेयरमैन 2001 में पद्म विभूषण से नवाजे गए थे। कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। और यहाँ पर ल्यूक मॉन्टेग्नियर HIV के सह खोजकर्ता से नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। और हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। प्रवीण कुमार सुक्ति महाभारत में भीम का किरदार इन्होंने निभाया था। शकुंतला चौधरी जो कि स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे। सिंधुताई सपकाल जो कि समाजसेवी और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से इन्हें जाना जाता था। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चरणजीत सिंह जो कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। मिलिना सल्विनी जो कि कथकली नृत्य से संबंधित थी और फ्रांसीसी भारतीय, और 2019 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। E.O. विल्सन जो कि जैव विविधता के जनक थे। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। और इलीन एस जो कि इंग्लैंड की थी, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर 110 साल के। अगला है यहाँ पर दानिश सिद्दीकी, फोटो जर्नलिस्ट ये रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है 2018 के अंदर। इंदू जैन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन थी। सईद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, तहरीक हुर्रियत की स्थापना इन्होंने की थी। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे 6 बार और 5 बार लोकसभा हेतु भी ये निर्वाचित हुए थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे 2 बार। और डॉक्टर के अग्रवाल जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 के जो विजेता थे, ये आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए भौतिकी से बात करें तो भौतिकी से यहाँ पर प्राप्तकर्ता कौन कौन रहे हैं। क्लॉस हेसलमैन जर्मनी के और यहाँ पर स्यूकुरो मोनबे जापान के। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी में दूसरा जो है यहाँ पर जियोर्जियो पेरेसी जो कि इटली के हैं, इनको दिया गया परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। अगला है यहाँ पर साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो कि तंजानिया के हैं, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है वो देखते हैं। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी प्रवेश के लिए जो इन्होंने लिखा है उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें बेंजामिन लिस्ट जो है जर्मनी के और डेविड WC मैकमिलन जो कि UK के असमित ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के विकास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर चिकित्सा के अंदर। तो चिकित्सा के अंदर डेविड जूलियस USA के और अर्देम पटापाउटियन जो कि लेबनान के हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए ये उन्हें दिया गया है। शांति के लिए बात करें तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री आंद्रेइचेव जो मोराटोव जो कि रूस की हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए पूर्व एक शर्त है। अर्थशास्त्र में बात करें तो जोशुआ T एंग्रिस्ट USA के और गुइडो W इम्बेंस नीदरलैंड्स के हैं। इसकी बात करें तो कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए ये दिया गया है। डेविड कार्ड जो कि कनाडाई अमेरिकी हैं और श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए उन्हें यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अगला है यहाँ पर देखिए 2021-22 के लिए फिल्म संबंधित जो पुरस्कार हैं उसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बात करते हैं। 94 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड मिला है 2022 का, ये इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो रही है कोडा। और यहाँ देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विल स्मिथ जो कि किंग रिचर्ड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टन जो कि द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। और यहाँ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 79 नंबर का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है पावर ऑफ द डॉग, और यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। देखिए किंग रिचर्ड के लिए जो विल स्मिथ हैं इन्हें ही यहाँ पर देखिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। अगला है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डोस के लिए, और सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन को ही दिया गया है। और देखिए जैन कैंपियन को ये किसके लिए मिला है, देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अगला है यहाँ पर देखिए बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2022, द पावर ऑफ द डॉग यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई। अभिनेता की बात करें तो विल स्मिथ हो गए, अभिनेत्री की बात करें तो जोआना स्केनलान, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन। फिल्म का नाम ध्यान रखिएगा, देखिए द पावर ऑफ द डॉग। अगला है यहाँ पर भारत का 52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया, तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार जो रिंग वांड्रिक जो कि जापानी फिल्म है इसे दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है जितेंद्र भीकूलाल जोशी जो कि गोदावरी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना चार्लोट को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वाक्लाव कद्रनका को। और यहाँ सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश जो है फिल्म शूटिंग के लिए माना गया है इसके अंदर, और फोकस देश जो है वो ब्रिक्स माना गया है। अगला है यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मार्टिन स्कोर्सिस तथा स्तेव शाहजाबो को ये दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए 6 नंबर का जो ब्रिक्स महोत्सव पुरस्कार 2021 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी द सन अबव मी नेवर सेट्स रूसी फिल्म है ये एक, और दूसरी है बराकत जो कि दक्षिण अफ्रीकी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो धनुष भारत के असुरन के लिए इन्हें ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में दिया गया है। अगला है यहाँ पर ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार हैं ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा बोल्डोरिनी ब्राज़ील की ऑन व्हील्स के लिए इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो लूसिया मूरत ब्राज़ील की डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब देखिए ग्रैमी अवार्ड की बात की जाती है बार बार संगीत के अंदर, तो ग्रैमी अवार्ड दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर पुरस्कार माने जाते हैं संगीत के क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ देखिए 63 नंबर का ग्रैमी अवार्ड 2021 हुआ है, तो इसकी शुरुआत जो है 1959 में हुई थी। एल्बम ऑफ द ईयर यहाँ पर रहा है फोकलोर, टेलर स्विफ्ट का ये एल्बम है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिश का, बिली एलिश जो कि आप इनके गाने अगर सुनेंगे तो आई लव बिली एलिश। देखिए बिली एलिश के जो सॉन्ग है बहुत ही गज़ब के, आपने सुना भी होगा सॉन्ग, अभी मुझे उस सॉन्ग का नेम याद नहीं आ रहा है, आप बिली एलिश डालिएगा तो आपको काफ़ी कुछ से यहाँ पर उनके सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो आई कांट ब्रीथ यहाँ पर सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो डिकोडिंग शंकर को ये मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में बात करें तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में तो फिल्म ऑफ द ईयर यहाँ पर पुष्पा द राइज, आपको पता होगा अल्लू अर्जुन जी की मूवी है पुष्पा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें यहाँ पर दिया गया है अवार्ड शेरशाह को। और शेरशाह के जो हीरो हैं यहाँ पर या एक्टर की बात करें तो कौन है और एक्ट्रेस कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणबीर सिंह जो कि फिल्म 83 के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री यहाँ पर कृति सेनन है जिन्हें कि फिल्म मिमी के लिए अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो केन घोष स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 2021-22 के खेल संबंधित जो पुरस्कार हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 2021-22 के थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आईसीसी के जो अवार्ड्स हैं इसके अंदर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, आपको पता है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राशेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है ये स्मृति मंधाना जो कि हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगले हैं यहाँ पर आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है।
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। अगला है आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की हैं। और यहाँ पर आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस को जो है ये दिया गया है। एम्पायर का ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला यहाँ पर देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में यहाँ पर कार्स्टन वारहोम को नॉर्वे के हैं, इन्हें दिया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में यहाँ पर एलेन थॉम्पसन जो कि हेरा जमैका की हैं। और यहाँ पर भारत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत की हैं। अगला है यहाँ पर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं जो कि पोलैंड से आते हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस जो कि यहाँ पर बार्सिलोना की हैं। अगला देखिए यहाँ पर सौंदर्य के क्षेत्र में जो 2022 में पुरस्कार मिले हैं उसमें देखिए 70वां जो मिस वर्ल्ड 2021 का जो पुरस्कार था इसका आयोजन हुआ था यहाँ पर प्यूर्टो रिको के अंदर। और विजेता इसमें कैरोलिना बिलावस्का जो कि पोलैंड की हैं ये रही हैं। और उपविजेता रही हैं श्री सैनी जो कि भारतीय अमेरिकी महिला हैं। अगला है यहाँ पर 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है ये यहाँ पर आयोजन इसका किया गया इजराइल में। और विजेता इसमें रही हैं अपनी हरनाज संधू जो कि पाकिस्तान अपने पंजाब की है। तो यहाँ पंजाब की हरनाज संधू को ये पुरस्कार मिला गया है। अब यहाँ पर देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ बहुत गर्व की बात है हमारे सभी भारतीयों के लिए। और 2000 के अंदर लारा दत्ता को ये पुरस्कार मिला था। और 1994 के अंदर सुष्मिता सेन जी ने भी ये पुरस्कार जीता था। 69 नंबर का जो मिस यूनिवर्स 2020 हुआ था जो कि 16 मई 2021 को आयोजित हुआ था इसमें जो है एंड्रिया मेजा मैक्सिको की इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला बात करें यहाँ पर वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो कि फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था इसमें मनसा वाराणसी जो कि तेलंगाना की हैं इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। श्रुति सितारा केरल जो कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मिसेज वर्ल्ड 2022 देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें विजेता रही हैं शाइलिन फोर्ड जो कि अमेरिका की हैं। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का इसमें पुरस्कार जीता। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 में नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। विजेता इसमें निकिता सोकल थी। विवाहित महिलाओं का ये प्रतिभा प्रदर्शन होता है। अगला है यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए 2021 इसमें वैदेही डोंगरे जो कि मिशिगन से हैं ये यहाँ पर इसमें विजेता रही है। अगला देखिए यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कार में यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है हमारा पद्म विभूषण जो कि 2022 में दिए गए 4 लोगों को। प्रभा अत्रे जी को दिया गया कला के क्षेत्र में। और राधेश्याम खेमका मरणोपरांत इन्हें मिला है, ये साहित्य और शिक्षा के अंदर इन्हें दिया गया। जनरल बिपिन रावत जी को भी यहाँ पर मरने के बाद दिया गया है तो सिविल सेवाओं के लिए। और यहाँ पर कल्याण सिंह जी को भी मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए। पद्म विभूषण 2021 की बात करें तो 7 लोगों को ये दिया गया। शिंजो अबे जापान के पूर्व पीएम हैं, लोक मामलों के लिए इन्हें दिया गया। और एसपी बालासुब्रमण्यम जी को मरणोपरांत कला के लिए दिया गया। और डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जी को मेडिसिन के लिए दिया गया। और नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत इन्हें ये दिया गया विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए। और मौलाना वहीदुद्दीन खान जी को अन्य आध्यात्मिकता के लिए दिया गया। और यहाँ पर डॉक्टर बीबी लाल जी को, यहाँ डॉक्टर बी लाल मैंने गलत बोल दिया, तो यहाँ देखिए बीबी लाल जी को यहाँ पर अन्य आर्कियोलॉजी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और सुदर्शन साहू जी को यहाँ पर कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए पद्म भूषण 2022 जो कि 17 लोगों को दिया गया। तो इसमें देखिए पहला नाम गुलाम नबी आज़ाद जी का आ जाता है पब्लिक अफेयर्स के लिए। और विक्टर बनर्जी को कला के लिए। गुरमीत बाबा मरणोपरांत यहाँ पर कला के लिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को यहाँ पर सार्वजनिक मामलों के लिए। नटराजन चंद्रशेखर जी को व्यापार और उद्योग के लिए। और यहाँ पर कृष्ण एला और सुचित्रा एला को डुओ को व्यापार और उद्योग के लिए। मधुर जाफरी को अन्य के लिए। देवेंद्र झाझरिया को खेल के लिए। राशिद खान जी को कला के लिए। राजीव महर्षि को सिविल सेवा के लिए। और सत्यनारायण नडेला जी को व्यापार और उद्योग के लिए। सुंदर राजन पिचाई को यहाँ पर व्यापार और उद्योग के लिए। साइरस पूनावाला जी को व्यापार और उद्योग के लिए। संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। सुश्री प्रतिभा राय जी को साहित्य और शिक्षा के लिए। स्वामी सच्चिदानंद जी को दिया गया यहाँ पर साहित्य और शिक्षा के लिए। और वशिष्ठ त्रिपाठी जी को यहाँ पर साहित्य एवं शिक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला हम बात करें यहाँ पर पद्म भूषण 2021 जिसे कि 10 लोगों को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है कृष्णन नायर। शांता कुमारी चित्रा जी का कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। तरुण गोगोई मरणोपरांत इन्हें दिया गया लोक मामलों के लिए। और चंद्रशेखर कंबार जी को साहित्य एवं शिक्षा के लिए। और सुमित्रा महाजन जी को लोक मामलों के लिए। और नृपेंद्र मिश्र जी को ये लोक सेवा के लिए।
रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत दिया गया है लोक मामलों के लिए। केशुभाई पटेल जी को भी मरणोपरांत दिया गया है लोक मामलों के लिए। कल्बे सादिक जी को मरणोपरांत दिया गया है अन्य अध्यात्मवाद के लिए। और रजनीकांत देवीदास श्राप जी को ये दिया गया है व्यापार एवं उद्योग के लिए। तरलोचन सिंह जी को लोक मामलों के लिए ये दिया गया है। अगला यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इस रैंकिंग में देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये जारी की गई है। ध्यान रखिएगा भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को इसमें जगह दी गई है। पहला है यहाँ पर IISc बेंगलुरु, जिसकी 301 से लेकर 350 रैंकिंग के बीच से दिया गया है। IIT रोपड़ जो है 351 से लेकर 400 रैंकिंग के बीच से स्थान मिला है। IIT इंदौर की बात करें तो 401 से लेकर 500 रैंकिंग के बीच से स्थान मिला है। विश्व के टॉप 3 जो विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें तो पहले पर यहाँ आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन का है। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA का है। और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA की है। अब यहाँ देखिए एक विश्व के 10 सबसे प्रशंसित 2021 के जो वर्ल्ड्स मोस्ट अमायर्ड लोग हैं उनमें पुरुषों में बात करें तो बराक ओबामा जी हैं सबसे पहले, फिर बिल गेट्स हैं और फिर शी जिनपिंग है। पुरुषों में बात करें नरेंद्र मोदी जी का स्थान यहाँ पर 8वां आता है। और महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा का स्थान यहाँ पर 10वां आता है। महिलाओं में यहाँ पर पहले नंबर पर मिशेल ओबामा, सेकंड पर यहाँ पर एंजेलिना जोली और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती हैं। अगला यहाँ पर देखिए फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट 2021 में प्रकाशित जो रिपोर्ट थी 2021 की, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है जो इस प्रकार है। इसमें पहले नंबर पर निर्मला सीतारमण जी आती हैं, देखिए फोटो भी आपको दिख रहा होगा। और सेकंड नंबर पर नीता अंबानी जी और थर्ड पर यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन जी आती हैं। बात करें यहाँ पर फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला सूची 2021 की, तो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया। तो इसमें निर्मला सीतारमण जी का जो रैंकिंग था वो 37 था। और यहाँ पर देखिए रोशनी नादर मल्होत्रा, इनका नंबर यहाँ पर 52 की रैंक इन्होंने हासिल की। और यहाँ पर 72 नंबर की रैंक के साथ किरण मजुमदार शॉ जी हैं और 88 नंबर के साथ यहाँ पर फाल्गुनी नायर जी हैं। इस सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं और इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं। अगला यहाँ पर देखिए सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी की गई है। विश्व के सबसे सुरक्षित शहर की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पर इसमें कोपेनहेगन डेनमार्क का आता है, स्कोर इसे 82.4 का मिला है। द्वितीय स्थान पर इसमें टोरंटो कनाडा का है और तृतीय स्थान पर सिंगापुर है। और यहाँ पर 48वें स्थान पर आता है भारत का नई दिल्ली जिसका स्कोर 56.1 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमुख खेल घटनाक्रम की। तो यहाँ देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात करें तो यहाँ पर इसका आयोजन जो है ये होना था यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में और 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ। और विजेता इसमें रहा है भारत, 5वां खिताब है भारत का ये। कप्तान यहाँ पर यश धूल जी थे। और उपविजेता की बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो यहाँ पर राज अंगद बाबा जो कि भारत के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो डेवाल्ड ब्रेविस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात करें UAE और ओमान में ये आयोजित किया गया। और यहाँ देखिए विजेता कौन रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता यहाँ पर कौन रहा है, तो यहाँ पर उपविजेता रहा है यहाँ पर न्यूजीलैंड। और यहाँ पर इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया डेविड वार्नर जी को। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर मिशेल मार्श जी बने। अब यहाँ देखिए IPL का 14वां संस्करण आयोजन कौन कर रहा है, यहाँ पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात इसने किया। और विजेता कौन रहा है इसमें, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स रहा। देखिए IPL 2021 की बात हो रही है। आपको बताना है कि IPL जो 2022 है यहाँ पर इसका स्पॉन्सरशिप किसे मिला है। 2022 का जो IPL है इसका स्पॉन्सरशिप किसे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगला है यहाँ पर देखिए विजेता कौन रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स रहा है यहाँ पर 2021 के अंदर। चौथी बार ये टीम यहाँ पर विजेता बनी है IPL के अंदर। अगला है यहाँ पर उपविजेता की बात करें तो KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर उपविजेता रही। और अगला है ऑरेंज कैप, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जी को मिली, सर्वाधिक रन के लिए मिलती है। और पर्पल कैप मिलती है सर्वाधिक विकेट के लिए जो कि हर्षल पटेल के नाम गई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जी को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ यहाँ पर हर्षल पटेल जी को घोषित किया गया। अब यहाँ पर देखिए नोट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IPL 2022 का जो कि 15वां संस्करण यहाँ पर है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और उसी का यहाँ आंसर भी आ गया है कि स्पॉन्सरशिप किसे मिली है, टाटा को मिली है। तो टाटा IPL 2022 ये कहा जा रहा है। और इस IPL में 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही IPL में भाग लेने वाली टीमों की संख्या आप कितनी हो गई है, 10 हो गई है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर देना है। पहला यहाँ पर अहमदाबाद के कैप्टन आपको बताना है, दूसरा यहाँ पर लखनऊ के कैप्टन आपको बताना है IPL 2022 के अंदर। अगला यहाँ पर देखिए अंडर 19 एशिया कप 2021 का आयोजन दुबई में हुआ।
कुल 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता यहाँ पर भारत रहा है 8वीं बार, उपविजेता इसमें श्रीलंका रहा है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो हरनूर सिंह जी इसमें यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं लॉन टेनिस की, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करते हैं। तो पुरुष एकल विजेता यहाँ पर राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, और उपविजेता बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, और एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, महिला एकल विजेता रही हैं, और उपविजेता रहे हैं यहाँ पर डेनियल कॉलिंस जो कि अमेरिका के हैं। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नडाल इसके अंदर, और नोवाक जोकोविच 20 और रोजर फेडरर यहाँ पर 20। तो यहाँ देखिए पहले स्थान पर नाम किसका आ गया, यहाँ पर राफेल नडाल का नाम आ गया। यहाँ देखिए तीनों चारों जो यहाँ पर हैं आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन का लॉन टेनिस हो गया यहाँ पर 2022 का, और फिर उसके बाद यूएस ओपन 2021 है। तो इन तीनों चारों को आप जरूर देख कर जाइएगा अच्छे से, इनमें किसने क्या जीता है। तो यहाँ देखिए पुरुष एकल विजेता की बात करें यहाँ यूएस ओपन में, तो डेनियल मेदवेदेव यहाँ पर रूस के यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हैं। उपविजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के। अगला है यहाँ पर महिला एकल विजेता एमा रादुकानु जो है ब्रिटेन की रही हैं, और काफ़ी फेमस रही थी, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने ये जीता था। यहाँ पर उपविजेता की बात करें तो लेला फर्नांडिस जो कि कनाडा की हैं। और यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब पहले यहाँ पर नोवाक जोकोविच के ऊपर क्वेश्चन आता था क्योंकि वो यहाँ पर टॉप रैंकर थे। अब यहाँ पर आएगा क्वेश्चन आपका राफेल नडाल पर कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा राफेल नडाल यहाँ पर स्पेन के हैं, और यहाँ नोवाक जोकोविच यहाँ पर सर्बिया के हैं। विंबलडन 2021 की बात करें तो इसके अंदर पुरुष एकल विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उपविजेता यहाँ पर रहे हैं मैटेया बेरेंटिनी जो कि इटली की हैं, और एशले बार्टी यहाँ पर महिला एकल विजेता रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर उपविजेता बात करें तो कैरोलिना फ्लिप्स्कोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। अगला है यहाँ पर फ्रेंच ओपन भी ध्यान रखे जाएगा। तो फ्रेंच ओपन में यहाँ पर पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उपविजेता बात करें तो स्टेफानोस सिटासिपास जो कि ग्रीस से हैं। और अगला है यहाँ पर महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं। और उपविजेता की बात करें तो अनास्तासिया पावलुचेंकोवा जो कि रूस से हैं। अगला देखिए यहाँ पर यूरो कप जो कि फुटबॉल का कप होता है, इसका आयोजन किया गया था 2021 के अंदर। देखिए यूरो कप 2020 था, लेकिन 2020 के अंदर यहाँ पर कोविड की वजह से सारे गेम्स और बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम जो है आगे कर दिए गए। तो इसका आयोजन हुआ 2021 के अंदर। इसमें विजेता जो रहा था वो इटली रहा था, और उपविजेता की बात करें तो इंग्लैंड रहा था। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक स्कोर के साथ यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया था। अब यहाँ देखिए आगामी खेल आयोजन जो कि आगे होने वाले जो खेल आयोजन है वो भी आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा यहाँ पर विश्व कप होने वाला है, कौन सी यहाँ पर लीग होने वाली है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अंदर जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसके बाद 2022 का जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। और 2026 की जो मेज़बानी है वो भारत और श्रीलंका को दी गई है। 2028 में ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, और 2030 के अंदर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर ये खेला जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की बात करें 50 ओवर वाले की, तो यहाँ 2023 में भारत को इसकी मेज़बानी दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा अगले साल यहाँ पर भारत में होने वाला है विश्व कप 2023। अगला है यहाँ पर 2027 के अंदर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इसकी मेज़बानी करेंगे। 2031 के अंदर भारत और बांग्लादेश मिलकर इसकी फिर से मेज़बानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये 2025 में खेली जाएगी, और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2029 में ये दोबारा खेली जाएगी। अगला है यहाँ पर 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 यहाँ पर खेला जाएगा। इसके बाद 8वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप यहाँ पर 2023 खेला जाएगा। अब देखिए ये कहाँ कहाँ खेले जाएंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये खेला जाएगी आपके पाकिस्तान के अंदर 2025 वाली, 2029 वाली जो खेली जाएगी वो भारत के अंदर खेली जाएगी। और यहाँ पर जो 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा ये न्यूजीलैंड के अंदर होगा। और यहाँ पर आपका 8वां महिला जो T20 विश्व कप है 2023 वाला, वो यहाँ पर खेला जाएगा आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। फुटबॉल की बात करें तो देखिए फुटबॉल के अंदर देखिएगा आप, तो फुटबॉल के अंदर यहाँ पर 22वां फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप 2022 है ये कतर में होना है। और फिर 23वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 है ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होना है। अगला है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा। उसके बाद फीफा अंडर 17 जो विश्व कप है महिला विश्व कप, ये यहाँ पर भारत में खेला जाना है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 जो है ये भारत में खेला जाना है। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप जो है इंडोनेशिया के अंदर ये खेला जाना है। अगला देखिएगा यहाँ पर ओलंपिक खेलों की बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ खेला जाएगा, पेरिस फ्रांस के अंदर। अगला है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कहाँ खेला जाएगा, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 कहाँ खेला जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के अंदर। अगला है यहाँ पर 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली के अंदर। और
यहाँ पर 4th नंबर का शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल दिवस, ध्यान रखिएगा, युवा ओलंपिक खेल दिवस, दोबारा से मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये कहाँ खेला जाएगा? दक्षिण कोरिया के अंदर। 4th नंबर का ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल दिवस, ये खेल जो है ये कहाँ होगा? तो डकार, जो कि कहाँ आता है? सेनेगल में। देखिए नाम बड़ा ही गजब का है, डकार। यहाँ पर देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है बर्मिंघम यूके के अंदर होगा, और राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 जो है ये होगी चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ भारत के किस राज्य में आता है या किस केंद्र शासित प्रदेश की ये राजधानी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला है यहाँ पर एशियाई खेल। तो एशियाई खेल की बात करें तो 19वां एशियाई खेल 2022 जो है हांगजू चीन के अंदर होगा, और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान के अंदर होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 जो है दोहा कतर के अंदर होगा, और 23वां एशियाई खेल 2034 जो है रियाद सऊदी अरब के अंदर होगा। अगला है यहाँ पर देखिए कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं कि 4th नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हैं ये कहाँ खेले जाएंगे? ये पंचकुला हरियाणा में खेले जाएंगे। और अगला जो है 5th खेलो यूथ गेम्स 2022 जो है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर खेले जाएंगे। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 यूजीन अमेरिका के अंदर हो गई। और अगला है यहाँ पर 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी के अंदर होगी। कई बार ये पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा गया रेलवे की अलग अलग एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा जो हंगरी है इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। अगला है यहाँ पर पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है उज्बेकिस्तान में खेली जाएगी, और पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? फ्रांस के अंदर। रग्बी से क्वेश्चन याद आ गया कि रग्बी जो है दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसके अंदर कि सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर महिला रग्बी विश्व कप 2021 जिसका आयोजन 2022 में होगा, कहाँ खेला जाएगा? न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ खेला जाएगा? पाकिस्तान के अंदर। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया के अंदर। अगला है यहाँ पर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगकिंग चाइना के अंदर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 फुफुओका जापान के अंदर। अगला है विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगा? तो ये होगा थाईलैंड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए हम आपको प्रैक्टिस सेट जो है इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो सारे हम आपको शो कर देते हैं, और आप इसे पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको लास्ट में इसके आंसर भी हम दिखा देंगे, शो कर देंगे, जिससे कि आप सारे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से वीडियो चला के सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आराम से, और सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लगा लीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, और ये देखिए आपके हो गए यहाँ पर 44, 45, एक सेट के अंदर यहाँ 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे जा रहे हैं हम, और ये यहाँ पर हमारे पहले सेट के सभी आंसर्स हो गए। तो इन सभी आंसर्स को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा वीडियो देखिए, वीडियो देखने पर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने सेकंड नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। तो यहाँ भी देखिए हम सारे क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं धीरे धीरे, और पढ़ते जाइएगा सभी क्वेश्चंस को, और एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, और देखिए इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको रीड भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रीड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम कम लगे और चीज़ें आप ज़्यादा कर पाएँ, इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया है और मैंने आपको शो कर दिया है, ताकि थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई कर पाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए आप एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई होना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन हो गए, और ये होगी हमारी इस सेकंड नंबर के प्रैक्टिस सेट की पूरी आंसर की। अगला है यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3। तो यहाँ पर भी देखिए आप सारे क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और फिर एक बार आपका जो यहाँ आंसर शीट है, आंसर शीट को एक बार लिख लीजिएगा पूरी तरह से, और फिर क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने आंसर करते रहिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलते हैं हम आगे। देखिए 46, 47, 48, 49, और ये हो गए हमारे क्वेश्चन 50। तो यहाँ देखिएगा, और ये सारे आपको आंसर शीट हो गई। थर्ड के बाद अब चलते हैं 4th नंबर की प्रैक्टिस शीट पर। तो यहाँ देखिए, और फिर चलते हैं हम आगे, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे। धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, तो आप देखते जाइएगा क्वेश्चंस को। एक नया तरीका जो है मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा, आप बताइएगा ये तरीका कैसा है। अगर ये तरीका सही नहीं है तो हम पूरे क्वेश्चन जो है आपको रीड करके पढ़ा देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम की कमी की वजह से हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। और अगला देखिएगा, यहाँ पर आप इसे जूम भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के बाद आप इसे जूम भी कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं,
जैसे कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो आपको पता होगा जयपुर के अंदर ये आधारशिला रखी गई है, जो कि हम पहले पढ़ कर आए हैं। और स्पीडी वाली करंट अफेयर में भी मैंने आपको ये बता दिया था। और अगला देखिएगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ इसके आंसर। ये देखिए ये आ गए इसके आंसर, ये इसकी आंसर शीट है पूरी की पूरी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो डिजिटल संसद है। ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर? डिजिटल संसद। अगले पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। तो इसे भी आप देख सकते हैं, शो कर रहे हैं हम आपके सामने इसे पूरी तरह से। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे आपको भी आंसर पता लग भी जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम फास्ट चले थे, तो थोड़ा सा आपको दोबारा से दिखा देते हैं। और ये हो गए हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन, और ये हो गई आपकी आंसर की। 7 नंबर के प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए स्टार्टिंग के, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, चलते हैं अगले 50 नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये हो गया आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के आंसर। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सारे क्वेश्चंस आपको दिख गए, और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को, और आप साथ में देखिए प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप यहाँ देखिए 50 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ इसकी आंसर की हो गई। अगला है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यहाँ देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोज़ग्राम का लॉन्च करने का जो है फ़ैसला लिया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चाहे आप आंसर देख कर दीजिएगा, मुझे लगेगा कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक आपने वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन देखते रहिए, और आपको आंसर भी दिए जाएंगे सभी के। और ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर। तो ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर के कुछ क्वेश्चंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। मुझे सारे क्वेश्चंस का आपका ध्यान रहेगा कि आपने कहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। चाहे आप आंसर देखकर यहाँ पर आंसर कीजिएगा, लेकिन आंसर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप यहाँ पर कितना प्यार हमारे वीडियोज़ को दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 10 नंबर का भी एंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए आपको सारे क्वेश्चन यहाँ कर लेने हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपने पूरे वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से देखा है। तो इसके लिए आपको दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप यहाँ पर पूरे वीडियो को देखकर गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर देखिए एजुटेरिया वाले जो हमारे सर हैं, उनकी एक बात है यहाँ पर कि एक पेड़ एजुटेरिया के नाम, एक पेड़ आपको लगाना है और उस पेड़ को एकदम बच्चे की तरह यहाँ पर ग्रो करना है, उसका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि लगाकर भूल गए और वो पेड़ जो है वो बेचारा झुलस गया यहाँ पर,
अगर उसे कोई और लगाता या वो कहीं और लगा हुआ था तो वहाँ हो सकता है वो उसकी ग्रोथ और भी अच्छी होती, और आपने उसे लगाकर उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर पानी नहीं दिया, कुछ नहीं उसकी केयर की। तो ऐसा भी मत कीजिएगा। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी पानी की ज़िम्मेदारी भी लीजिएगा या फिर किसी को दीजिएगा जो कि भरोसेमंद हो और वो उसका रख रखाव करे। तो ऐसे व्यक्ति के आपको उसका ज़िम्मेदारी देनी है या फिर आपको खुद इसकी ज़िम्मेदारी लेनी है, और पेड़ ज़रूर लगाएं आप, ठीक है। अगर आप एजुटेरिया को यहाँ पर पसंद करते हैं तो एक पेड़ ज़रूर एजुटेरिया के नाम का लगाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।